हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीएफ और पेंशन में क्या अंतर है। जब भी कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है तो ज्यादातर केस में जो 12% पैसे कटते हैं और 12% जो एम्प्लॉयर मिलाता है, तो वो दो हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ हिस्सा पीएफ में जाता है, कुछ हिस्सा पेंशन में जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि पीएफ और पेंशन में क्या फर्क है जो हमारे सैलरी में काटा जाता है। इसमें हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, हम उसका एक एजेंडा समझ लेते हैं या इंडेक्स समझ लेते हैं। ईपीएफ क्या है, पहला ये। दूसरा, ईपीएस 95 क्या है। तीसरा ये टॉपिक होगा कि योगदान जो 12% का ब्रेकअप है वो किस तरह से होता है। चौथा होगा वेतन सीमा और ब्याज और पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। पांचवा जो होगा निकासी एडवांस नियम क्या है, नई जो 2026 में नए नियम आए हैं पीएफ विड्रॉल के लिए और एडवांस विड्रॉल के लिए। छठवां हम ईडीएलआई के बारे में बात करेंगे कि ईडीएलआई लाभ कवरेज कैसे होता है। सातवां यूएएन केवाईसी और नामांकन के बारे में बात करेंगे। आठवां हम शिकायत कैसे है, अगर कुछ इश्यूज है आपका पीएफ से रिलेटेड तो आप कैसे कंप्लेन करें। नौवां जो है वो उस बारे में बात करेंगे कि जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं या जो हमारी क्वेरी होती है उसके बारे में कौन से एफएक्यू है। 10वां हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें जो मिथक हैं और उसका सत्य क्या है। पहला हिस्सा है दोस्तों ईपीएफ प्रोविडेंट फंड की मूल बातें। तो ईपीएफ क्या होता है, तो ईपीएफ कर्मचारी का 12% करता है प्लस नियोक्ता 12% बेसिक प्लस डीए पर मिलाता है। कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है, नियोक्ता का 12% में 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% पेंशन में जाता है वेतन सीमा तक, जैसा कि अभी 15,000 है। इसके बाद जो ईपीएफ पर वार्षिक ब्याज है वो ईपीएफ द्वारा हर साल घोषित की जाती है। ईपीएस जो है नियोक्ता योगदान का 8.33% ईपीएस फंड में जाता है। इसके बाद ईपीएस में वेतन सीमा 15,000 प्रति माह है अभी, और अधिकतम ईपीएस योगदान 1250 प्रति माह हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि अभी कुछ दिनों से इस बारे में बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा ऑर्डर किया है कि जो ईपीएस का वेतन सीमा है ये 15,000 से बढ़कर 25,000 होने वाली है। इसके बाद दोस्तों कम से कम 10 वर्ष की योग सेवा होने पर ही पेंशन का अधिकार होता है। आपको कम से कम 10 साल नौकरी की हो तो ही पेंशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद जो पेंशन की उम्र है सामान्यतः 58 वर्ष, 50 वर्ष के साथ आप अर्ली पेंशन भी शुरू कर सकते हैं। पीएफ और पेंशन में क्या फर्क है, जो पीएफ है वो एक मुश्त राशि होती है, लमसम, मतलब जब आप रिटायर होते हैं एक साथ में मिलता है प्लस ब्याज के साथ मिलता है। दूसरा, ईपीएफ का जो पैसा होता है जॉब बदलने पर ट्रांसफर और निकासी का विकल्प होता है। ईपीएस जो होता है जिसको हम पेंशन कहते हैं, मासिक पेंशन जो जीवन भर आपको पेंशन के रूप में मिलता है हर महीने। और ईपीएस का लाभ जो है सुपर एनुएशन फैमिली विधवा बच्चों को पेंशन के रूप में मिलता है। उदाहरण 15,000 के हिसाब से लेते हैं, बेसिक प्लस डीए पर अगर 15,000 है तो कैसे होगा, तो अगर कर्मचारी का 15,000 बेसिक है प्लस डीए है तो उसका 1,800 रुपये पीएफ कटेगा। उसमें जो नियोक्ता है 12% और मिलाएगा तो 18,000 और हो जाएगा। तो जो नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर, तो 1,800 रुपये जब कंपनी ने और मिलाया तो उस 1,800 रुपये में जो 550 रुपये है वो तो पीएफ में चला जाएगा, लेकिन जो उसका पेंशन है जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं वो 1,250 रुपये जो पेंशन में चला जाएगा। तो कुल जो जमा हुआ वो ये जमा हुआ, कुल मासिक जमा 3,600 रुपये हुआ, उसमें से 2,350 रुपये पीएफ में चले गए और 1,250 रुपये पेंशन में चले गए। इसके बाद दोस्तों ईपीएफ पर ब्याज दर और वर्षात क्रेडिट क्या होता है। ईपीएफ द्वारा जो तय वार्षिक ब्याज होती है वो वर्ष के अंत में क्रेडिट की जाती है। मतलब जैसे जनरली ये 8.1 होती है परसेंट या 8.25% होता है, 8.25%, 8.5%, तो 8% से ज्यादा होता है तो उसका जो ब्याज तय किया जाता है वो जब साल खत्म होता है तो वो दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ब्याज है वो टैक्स नियमों के प्रावधान के अनुसार जो प्रचलित है वो लागू होता है। पासबुक में क्रेडिट दिखाने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद पासबुक में भी दिखने लगता है कि आपको कितनी ब्याज मिली है।
जो पेंशन की मूल गणना का क्या फॉर्मूला है दोस्तों? पेंशन की मूल गणना जो है वो पेंशन योग वेतन होता है गुणे पेंशन योग सर्विस डिवाइडेड बाय 70 होता है। पेंशन योग वेतन सामान्यतः औसत सीमा के अनुसार होता है, पिछले 60 महीने का हिसाब किताब लगा के और पेंशन योग वेतन तय किया जाता है। अलग अलग श्रेणियों में सुपर एनुएशन होता है, अर्ली पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, बच्चों के लिए पेंशन होता है और आर्फन पेंशन या अनाथ पेंशन भी बोला जाता है। एडवांस कैसे निकालते हैं दोस्तों? एडवांस के लिए एसेंशियल नीड जो होती है, बीमारी के लिए एडवांस पैसा निकलता है, शिक्षा के लिए एडवांस निकलता है और विवाह के लिए भी एडवांस निकलता है। हाउसिंग नीड पर जो है घर खरीदने के लिए पैसे निकलते हैं एडवांस। निर्माण करने के लिए, घर बनाने के लिए पैसे निकलते हैं एडवांस। रिपेयर और होम लोन भुगतान के लिए भी एडवांस निकलता है। स्पेशल सरकमटेंसेस में अगर बेरोजगारी होती है, लॉकआउट होता है, क्लोजर होता है या किसी तरह की अर्जेंसी आती है जैसा कि कोविड हुआ था, तो उस केस में भी पैसे एडवांस निकलते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में 75% रुपए तुरंत मिल जाते हैं। तुरंत मीन्स आप अप्लाई करेंगे तब मिलते हैं और शेष जो है वो नियमों के अनुसार मतलब 12 महीने रखने के बाद मिलेंगे। बेरोजगारी के जो दौरान है, बेरोजगारी के दौरान जो पीएफ है 75% तक तुरंत निकासी हो जाता है। शेष राशि के लिए नई समय सीमा का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य है कि आपात जरूरत में तुरंत सहायता और कुछ बचत सुरक्षित भी रहना चाहिए। इसके बाद ईडीएलआई लाइफ इंश्योरेंस कवर में से हम समझते हैं कि मृत्यु पर नामांकित को कम से कम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक मिलते हैं। दोस्तों पीएफ में एक ईडीएलआई होता है जो इम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। तो अगर कोई कर्मचारी काम करते हुए या जब उसका पीएफ कट रहा हो तब अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक बीमा होता है जो अधिकतम 7 लाख तक होता है और न्यूनतम 2.5 लाख। तो अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उसको 2.5 लाख मिनिमम और अधिकतम 7 लाख रुपए मिलते हैं। कर्मचारी से कोई कटौती नहीं की जाती है ईडीएलआई के लिए। नियोक्ता का जो कंपनी होती है वो इसमें 0.5% मिलाती है। इसमें कुछ जो भी हालिया सुधार किए गए हैं, सार सर्विस पर न्यूनतम आश्वासन दिया गया है। 6 माह नॉन कंट्रीब्यूशन विंडो पीरियड में कवर किया गया है और 60 दिन का गैप कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। ये अभी ही रिसेंटली कुछ जो अमेंडमेंट हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो ये है। यूएन केवाईसी और नामांकन में यूएन पोर्टल पर और उमंग पोर्टल पर केवाईसी और नामांकन को आपको अपडेट रखना चाहिए। नामांकन अवश्य जोड़े, मींस आपको नॉमिनी अवश्य जोड़ना चाहिए और उसको अपडेट करते रहें परिवार के लिए। केवाईसी सही होने पर ट्रांसफर तुरंत होता है या क्लेम भी तुरंत होता है। इसके बाद जो ईपीएफओ का आपको जो क्लेम करना है वो ईपीएफओ के पोर्टल के थ्रू ही क्लेम करें। सामान्यतः 3 से 15 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आ जाता है। इसके बाद अगर किसी तरह की आपकी शिकायत है तो epfigms.gov.in पर आप शिकायत कर सकते हैं और किसी तरह का अगर और भी समस्याएं हैं तो आप ईमेल भी उनको एक्सेलरेशन से कर सकते हैं। इसमें कुछ जरूरी चीजें जानने की है वो है कि वेतन स्लिप पर पीएफ की कटौती को जरूर देखते रहें। आपका पीएफ आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें कितना करता है और आप यूएन में भी जरूर चेक करते रहें कि यूएन की पासबुक में देखते रहें कि आपका कितना है, तो वो दोनों मैच होना चाहिए। जब भी आप जॉब बदलते हैं तो आपको हमेशा पीएफ तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। पुराने जो पीएफ खाते हैं उन्हें नए खाते में डालना चाहिए। अपने आधार और मोबाइल को लिंक रखें, बैंक खाते को सक्रिय रखना चाहिए। जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है दोस्तों कि क्या मैं पीएफ निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ पूरा पीएफ? तो उसमें 2 ही स्थितियां हैं दोस्तों। एक ये कि सेवानिवृत्ति में जब आप रिटायर होते हैं तब आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं, या आपने जॉब छोड़ दी है तभी आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। बीच में किसी भी तरह की स्थिति में पूरा पीएफ नहीं निकलता है। ईपीएफ में 10 साल से कम सेवा करने पर विड्रॉल बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ईपीएफ सर्टिफिकेट अगर आपने 10 साल से ज्यादा सेवा की है तो ईपीएफ सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 10 साल से कम सेवा की है तो आप पीएफ निकाल सकते हैं। या तीसरे केस में ऐसा है कि जब अगर आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस बेसिस में आ जाता है। इसके बाद अर्ली पेंशन 50 से मिलती है। यस दोस्तों, और अर्ली पेंशन 50 से मिलना शुरू हो सकती है अगर आप चाहते हैं तो। तीसरे इसमें मिथक है कि पीएफ का पैसा कंपनी रोक लेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पीएफ का आपको पासबुक के ईपीएफओ की जो पासबुक होती है, पासबुक के थ्रू दिखता है कि आपका पीएफ कंपनी जमा कर रही है या नहीं। पीएफ का पैसा कंपनी नहीं रोकती। और अगर आपकी सैलरी स्लिप में ये लिख के आ रहा है कि पीएफ का पैसा काट रही कंपनी और अगर जमा नहीं कर रही तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगला मिथक ये है दोस्तों कि ईपीएस में पैसा नहीं मिलता है। नहीं दोस्तों, ईपीएस में पैसा नहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ईपीएस में पैसा नहीं मिलता है तो ईपीएस में पैसा नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन ईपीएफ में मासिक पेंशन मिलती है।
तीसरा अगला मिथक ये है दोस्तों कि नामांकन जरूरी नहीं। नहीं दोस्तों, नामांकन बिल्कुल जरूरी है। नामांकन आप करके रखेंगे तो आपकी नहीं रहने की स्थिति में आपको, आपके परिवार को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।